नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए। बात करते हैं 23 जून की। 23 जून को पटना में महासमागम होने वाला है। 18 विपक्षी पार्टियां मिलने वाली हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, राहुल गांधी होंगे, नीतीश होंगे, लालू भी होंगे, शरद पवार भी होंगे और इसके अलावा उद्धव ठाकरे, स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, सबके सब होंगे और एक फार्मूला वर्कआउट किया जाएगा। मोटे तौर पर माना जा रहा है कि कैसे लोकसभा की 543 सीटों पर 2024 का चुनाव लड़ा जाए, संयुक्त रूप से मिलकर लड़ा जाए और इनमें से कितनी सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां बीजेपी के खिलाफ एक ही उम्मीदवार। ये सब बातें आप जानते हैं, मैं आपका टाइम कतई वेस्ट नहीं करने वाला। मैं तो सिर्फ बताने वाला हूं कि 543 में से मोटे तौर पर 162 सीटें तो तय हो चुकी हैं। 162 सीटों में तो कोई पेच फंसा ही नहीं है, यानी 30% तो मामला सुलझ चुका है बीजेपी विपक्ष का बीजेपी के खिलाफ। 20 सीटें हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में उलझी हुई हैं और इसके अलावा 139 सीटें ऐसी हैं 139 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच उलझा हुआ है, बुरी तरह से उलझा हुआ है। 139 में से 122 सीटों पर तो बुरी तरह से पेच उलझा हुआ है और इसी पर बीजेपी का पूरा दारोमदार है कि यहाँ खेल बिगड़ा विपक्ष का तो चीज़ें उनके पक्ष में चली जाएंगी। तो चलिए आपकी उत्सुकता खत्म करते हैं। 162 में से पहले 142 सीटों की बात करते हैं जहां पर तय है कि बीजेपी का मुकाबला संयुक्त विपक्ष से होगा, महागठबंधन से होगा। इसमें बिहार की 40 सीटें हैं, वहां महागठबंधन है। महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, वहां महागठबंधन है। झारखंड की 14 सीटें हैं जहां महागठबंधन है और इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी की मिलाकर 40 सीटें हैं जहां महागठबंधन है। तो ये कुल मिलाकर हो गई 142 सीटें। इसमें से बीजेपी या एनडीए को कहा जाए तो करीब 100 के पार 102-103 सीटें मिली थी, लेकिन उसमें जनता दल यू की 16-17 सीटें शामिल थी। इतनी ही सीटें करीब करीब शिवसेना उद्धव ठाकरे की भी शामिल थी जो अब नहीं रहेंगी। तो क्या विपक्ष यहां कहानी पलट सकता है? 142 में से क्या 100 प्लस सीटें विपक्ष की आ सकती हैं और बीजेपी को 40 सीटों पर समेटा जा सकता है या एनडीए को? ये दिलचस्प रहेगा। संभव है, बिल्कुल संभव है, आज की तारीख में संभव है। 20 सीटें और केरल की, बीजेपी 0 मान के चलिए, आपको भी पता है। एलडीएफ और यूडीएफ यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और वाम मोर्चे के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो भी जीते बीजेपी के साथ कोई जाने वाला नहीं है। तो ये सीटें 20 की 20 सीटें भी आप 10 की 10 विपक्ष की झोली में रख दीजिए, तो 162 सीटें क्लियर। आम आदमी पार्टी के साथ पेच फंसा हुआ है पंजाब की 13 सीटें, दिल्ली की 7 सीटों को लेकर, लेकिन केजरीवाल ने बहुत बड़ी बात कह दी, साहब ये हमें छोड़ दीजिए 20 सीटें, हम कहाँ मध्य प्रदेश में नहीं घुसेंगे, राजस्थान में नहीं घुसेंगे, जहाँ पर कोई अभी सियासी औकात आम आदमी पार्टी की नहीं है। तो व्यवहारिक चीज़ क्या हो सकती है? 2019 के लोकसभा चुनाव को फार्मूला बनाया जा सकता है। जो पार्टी जितनी सीटें जीती या जितने सीटों पर 2 नंबर पर रही उतनी सीटें उसको दे दी जाए। तो 20 में से कांग्रेस करीब जीती या 2 नंबर पर 15 एक सीटों में रही थी, तो 15 सीटें बीजेपी कांग्रेस को दी जा सकती हैं और 5 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जा सकती हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी मुझे नहीं लगता कि 8 से कम पर तैयार होगी और मुझे लगता है कांग्रेस को भी 3-4 सीटों पर ज़्यादा जिद नहीं पकड़नी चाहिए और 12-8 से मामला सुलटा लेना चाहिए। क्या ये संभव है? संभव है। अब फंसा हुआ पेच कहाँ है? 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, पेच बुरी तरह से फंसा हुआ है। 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, पेच फंसा हुआ है। 17 सीटें तेलंगाना की, पेच फंसा हुआ है। इस कदर फंसा हुआ है कि केसीआर तो पटना भी नहीं जा रहे,
क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ना है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मोटे तौर पर मुकाबला होना है, बीजेपी से होना है। दूसरा, केसीआर की बेटी, वो जो दिल्ली का शराब कांड हुआ है उसमें ईडी के लपेटे में है, तो केसीआर ईडी की छाया से बेटी को बचाना चाहते हैं और वो काम पटना नहीं जाकर बीजेपी के आला कमान को खुश करके वो कर सकते हैं। तो ये मजबूरी है। ममता कांग्रेस के साथ समझौता चाहती है, लेकिन कांग्रेस का वाम दल के साथ समझौता हो ये वो उनको पसंद नहीं है। कांग्रेस वाम दल का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ममता कुछ सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें दे सकती है? कुछ लोग कह रहे हैं कम से कम 8 सीटों पर तो कांग्रेस असर रखती है, लेकिन यहाँ पेच फंसा हुआ है। 80 सीटें, 42 सीटें और 17 सीटें, कुल मिलाकर 139 सीटें। अखिलेश यादव, भाई 80 में से कितनी सीटें आप लड़ोगे? 50 पर लड़ लो, 30 तो दे दो, जिसमें कुछ कांग्रेस को दे दो, कुछ आरएलडी को दे दो, जयंत चौधरी की पार्टी को, कुछ चंद्रशेखर रावण की, कुछ छोटी पार्टियों को दे दो। यहाँ पेच उलझा हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग आंकड़े की बात करते हैं जो आप लोग पहले भी जानते हैं, लेकिन नए सिरे से बता दूं कि कुल 190 सीटें ऐसी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से हुआ। बीजेपी 92% सीटें जीती और 175 सीटें, यानी 190 में से कांग्रेस के हिस्से में 8% सीटें आई, कुल मिलाकर 15 सीटें आई। इसी तरह 185 सीटें थी जहां बीजेपी का मुकाबला अन्य किसी पार्टी से हुआ, कांग्रेस को छोड़कर अन्य किसी पार्टी से हुआ। इन 185 में से बीजेपी 128 सीटें जीती, 70% उनका स्ट्राइक रेट रहा। अन्य पार्टियां 57% सीटें जीती, 30% स्ट्राइक रेट रहा। कांग्रेस का मुकाबला अन्य दलों के साथ, जिसमें बीजेपी शामिल नहीं थी, 75 सीटों पर हुआ। इसमें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 52% रहा और अन्य का 48%। कांग्रेस 52% स्ट्राइक रेट के साथ 37 सीटें जीती और बीजेपी अन्य पार्टियां 34 सीटें जीती। यानी इसका निष्कर्ष क्या निकला कांग्रेस के नज़रिए से? कांग्रेस के नज़रिए से निष्कर्ष ये निकला कि जहां जहां वो बीजेपी से मुकाबला करती है वहां वहां वो 92% सीटें हार जाती है, लेकिन जहां जहां वो अन्य पार्टियों से मुकाबला करती है वहां 52% सीटें जीत जाती है। तो दो निष्कर्ष निकले कि कांग्रेस को अकेले अपने दम पर पूरा जोर लगाना है इन 190 सीटों पर, और इसके लिए किसी अन्य पार्टी को वो दोषी नहीं ठहरा सकती। मैं इसका विश्लेषण थोड़ा आगे करूंगा। और कांग्रेस के लिए दूसरा सबक यह है कि अन्य पार्टियों के आगे बिछ नहीं जाना है, झुकना है लेकिन बिछना नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक रेट उसका अच्छा है। बीजेपी का निष्कर्ष क्या है? बीजेपी के लिए निष्कर्ष यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर आज की तारीख में भी कांग्रेस से मुकाबला हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब कांग्रेस से मुकाबला होता है तो परिवारवाद, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, पंडित नेहरू की गलतियां, कांग्रेस के प्रति बहुत सारे लोगों का आक्रोश, ये सारे तुष्टीकरण, हिंदू मुसलमान, ये सारे फैक्टर एक साथ काम आते हैं बीजेपी के, और बीजेपी के लिए आसानी हो जाती है चुनाव निकालना। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये 2024 होगा, अगला साल 2019 नहीं होगा, और बहुत पानी गंगा में इस बीच बह चुका है। लेकिन बीजेपी के लिए दूसरा सबक ये है कि अन्य पार्टियों में जितना बिखराव रहे उतना अच्छा है। अन्य पार्टियां, जैसे कि मैंने आपको बताया, 185 में से 57 जीती थी, बीजेपी 128 जीती थी, और अन्य पार्टियों में से भी एक अन्य पार्टी नहीं थी, यानी अन्य के साथ अन्य 1, अन्य 2 टाइप पार्टियां थी। तो ऐसे में बीजेपी के लिए अच्छा ये रहेगा कि विपक्ष एक नहीं हो। अगर विपक्ष एक हो गया और बीजेपी का मुकाबला अन्य का मतलब एक अन्य से रहा, तो फिर कहानी थोड़ा बीजेपी के लिए पेचीदा हो सकती है। खास तौर से उत्तर प्रदेश को हम देखें, वहाँ संदर्भ में चीज़ें कुछ बिगड़ सकती हैं। अब 190 सीटों का जो गणित है उसमें से 139 सीटों की बात करते हैं हम। 190 सीटें वो जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला, इसमें से 139 सीटों की बात करते हैं जहां 2024 में भी शुद्ध रूप से दोनों के बीच में मुकाबला होगा। तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, कोई विपक्षी पार्टी, इस साइड की उस साइड की कोई काम नहीं आने वाली, कांग्रेस का कोई खेल भी खराब करने वाली नहीं है, वोट कटवा भी कोई पार्टी साबित होने वाली नहीं है, क्योंकि
बीजेपी ने ये सारी सीटें, ज़्यादातर सीटें इनमें से भारी अंतर से जीती थी। तो राहुल गांधी के सामने इन 139 सीटों पर पूरा जोर लगाना है और यही उसकी अगली परीक्षा है। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा किन सीटों पर है राहुल गांधी की? राजस्थान की 25 सीटें, गुजरात की 26 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, उत्तराखंड हिमाचल की 10 सीटें और इसके अलावा कर्नाटक की 28 सीटें। आपको जानकर हैरानी होगी कि 139 सीटों में से कांग्रेस के पास पिछली बार जुम्मा 5 सीटें आई थी, सिर्फ 5 सीटें। इसमें से भी छत्तीसगढ़ की 2 सीटें थी, मध्य प्रदेश की 1 सीट थी और 3 सीटें ऐसी होगी और 2 सीटें कर्नाटक की थी। 28 में से 25 बीजेपी जीती थी, 2 कांग्रेस जीती थी और 1 निर्दलीय बीजेपी समर्थित निर्दलीय था। जैसे राजस्थान में बीजेपी 25 में से 24 जीती, एक और 25वीं सीट हनुमान बेनीवाल ने जीती, जो बीजेपी के साथ रिलेशन में थे, गठबंधन में थे, अब अलग हो गए। तो ये सीटें हैं जो कांग्रेस में, अगर कांग्रेस ने जोर लगाया और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा तो कांग्रेस को फ़ायदा पहुंच सकता है। कांग्रेस 54 सीटें पिछली बार आई थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 गुना सीटें भी इससे पा सकती हैं और कांग्रेस के लिए भी अगर उनको विपक्ष की धुरी बनना है तो 130 सीटें तो कम से कम लेकर जानी ही पड़ेंगी, यानी पिछली बार के मुकाबले 2.5 गुना सीटें। अब कांग्रेस के पक्ष में क्या जाता है कि ये जो 139 सीटों की बात कर रहा हूँ, इसमें से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस बार उनकी सरकार बनने के प्रबल चांसेस हैं। एक दूसरा, यहाँ बीजेपी ने जो सीटें निकाली लगातार दूसरी बार, कई सीटों पर तो लगातार तीसरी बार बीजेपी जीती है, कई जगह तो लगातार चौथी बार बीजेपी जीती है, कुछ में तो लगातार 5वीं बार बीजेपी जीती है। तो फैटीग फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी का एक सर्वे खुद बता रहा है कि 30% जो सांसद हैं वो अलोकप्रिय हो गए हैं और बीजेपी उनको बदलना चाहती है, सीटें उनकी अदल बदल करना चाहती है या फिर नए चेहरे उतारना चाहती है। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं अगर कांग्रेस पूरा जोर लगाए। यही असली पेच फंसा हुआ है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। शुक्रिया।